अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीड असेसमेंट वाला जो चैप्टर यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसमें से जो दो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो बुक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, रेडीनेस टू लर्न। ठीक है, ये रह गया था आपकी बुक से इस यूनिट में से। तो आज हम लोग ये तीन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बुक से जो है ना वो रेडीनेस टू लर्न, ये आप लोगों ने ओपन कर लेना है। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो कंटेंट के आपके क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे। पेज नंबर बुक पे 131 पे दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग अपनी बुक ही ओपन कर लें और चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। रेडीनेस टू लर्न क्या, बेसिकली रेडीनेस टू लर्न कैन बी डिफाइंड एज द टाइम व्हेन द लर्नर demonstrate an interest in learning the information necessary to maintain optimal health or to become more skillful in a job। मतलब कि इसका ये मतलब है कि ये वो टाइम पीरियड होता है जब लर्नर जो होता है वो अपना लर्निंग के अंदर इंटरेस्ट शो करता है। ठीक है, लर्निंग इंफॉर्मेशन में, जिसकी वजह जो कि उसकी हेल्थ के लिए और उसको मतलब अपने इस जॉब में स्किलफुल होने के लिए जरूरी होती है। जो इन्फॉर्मेशन जब उसमें वो अपनी इंटरेस्ट शो करता है उस लर्निंग के अंदर, तो उसको हम कहते हैं रेडीनेस टू लर्न। ठीक है, अब पास पेपर में इसका क्वेश्चन आया हुआ, डिफाइन रेडीनेस टू लर्न एंड राइट इट्स फोर टाइप्स। फोर, ये देखिए मैं आपको जो है ना दिखाती हूँ इसका। ये पेज नंबर जो है ना उससे नेक्स्ट, मतलब कि जो पेज नंबर है ना 132, उस पे दिया हुआ है ये बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर पीक जो है ना ये पास पेपर के अंदर आई हुई हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले तो हमने जो है ना इसका निमोनिक के थ्रू इसको याद करना है। फिजिकल रेडीनेस, पी स्टैंड फॉर फिजिकल, फिजिकल रेडीनेस, इमोशनल रेडीनेस, एक्सपीरियंशियल रेडीनेस, एंड देन एंड पे आता है काइनेस्थेटिक रेडीनेस। और इसके आगे जो है ना फर्दर टाइप्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब फिजिकल रेडीनेस क्या होती है, बेसिकली फिजिकल रेडीनेस का मतलब होता है कि लर्नर की फिजिकल कैपेसिटी लर्न करने की क्या होती है। उसके आगे फर्दर मतलब के टाइप्स हैं जिसको आप जो है ना वो कैम जी के नाम से जो है ना निमोनिक के थ्रू जो है ना वो याद कर सकते हो। कैम जी, CHEM.G। अच्छा, एम से क्या होता है हमारे पास, मैयर ऑफ एबिलिटी, फिजिकल रेडीनेस के अंदर आ जाता है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, देन इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, हेल्थ स्टेटस और जेंडर। अब इसके बारे में अगर आपको ये फोर पीक आ जाता है तो आपने जस्ट ये फोर नेम्स लिख के और उसके बाद आगे इन लिस्ट कर देने हैं, बस आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको इसके डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है पेपर में। अच्छा, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसमें से जो है ना वो बता भी देती हूँ साथ साथ कि मैयर ऑफ एबिलिटी के अंदर आप क्या लिखेंगे। मैयर ऑफ एबिलिटी में क्या आ जाएगा, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स, जो आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं, वो आ जाएंगी आपकी मैयर ऑफ एबिलिटी के अंदर। ठीक है, हम लोग जो है ना पहले मैं आपको इनलिस्टिंग करवा देती हूँ और साथ साथ जो है मैं आपको बुक से भी इसके निशान लगवा दूंगी कि आपने क्या पढ़ना है इसमें से फर्दर सब पॉइंट में से। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है इमोशनल रेडीनेस। इमोशनल रेडीनेस में उसकी एंजाइटी आ जाती है, उसका सपोर्ट सिस्टम, मोटिवेशन, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, फ्रेम ऑफ माइंड, डेवलपमेंटल स्टेज। तो ये जो इसके सब पॉइंट्स हैं ना, इसकी सब हेडिंग्स हैं, ये आपने लाजमी याद करनी है, चाहे आप इसके लिए कोई निमोनिक बना लें। अच्छा, इमोशनल रेडीनेस के लिए निमोनिक है आसिम फ्रेंड, मतलब कि ASMFRD। ये आपने अपनी बुक पे साइड पे लिख लेना ताकि आपको इसकी जो सब हेडिंग्स है ना ये याद रहें। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपीरियंशियल रेडीनेस। एक्सपीरियंशियल का है LPC, ये निमोनिक है इसका LPC। एल से आता है लेवल ऑफ एस्पिरेशन, पास्ट कोपिंग मैकेनिज्म्स, P से, देन C से कल्चरल बैकग्राउंड और L से लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक हो गया, उसके बाद आता है K से नॉलेज रेडीनेस। ठीक है, पीक था ना ये पीक, नॉलेज रेडीनेस। नॉलेज रेडीनेस के अंदर सब हेडिंग्स आ जाती हैं हमारे पास। उसका प्रेजेंट नॉलेज बेस, उसकी कोपिंग एबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज और लर्निंग स्टाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसका भी निमोनिक है क्लिप, CLLP। ठीक है, ये आपने अपनी बुक पे जो है ना नोट कर लेना है। अब हम मैं आपको जो है ना इसकी डिटेल जो है वो पढ़ा मतलब के बताती हूँ कि इसके अंदर आप लिखेंगे क्या। सबसे पहले हमने बात की थी फिजिकल रेडीनेस की, जिसके अंदर मतलब कि एजुकेटर जो है फिजिकल रेडीनेस में क्या आता है कि मैयर ऑफ एबिलिटी, कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ये सारा कुछ जो है ना वो फिजिकल रेडीनेस के अंदर आ जाता है। मैंने बताया था कि ये फिजिकल कैपेसिटी होती है लर्नर की लर्न करने की। अच्छा, तो मैयर ऑफ एबिलिटी के अंदर क्या आएगा, बेसिकली मैयर ऑफ एबिलिटी में हम क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। मैयर ऑफ एबिलिटी का मतलब होता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, उसकी स्किल्स, जो उसको कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं मैयर ऑफ एबिलिटी। ठीक है, हम उसकी एबिलिटी को कैसे मैयर करेंगे, हम देखेंगे कि वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है,
वो स्किल्स कौन कौन सी उसको चाहिए कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं मेजर ऑफ एबिलिटी। यही इधर लिखा हुआ है उन्होंने, एबिलिटी टू परफॉर्म रिक्वायर रिक्वायर टाइम, और जो ग्रोस मोटर होती हैं, ठीक है, मोटर मूवमेंट, सेंसरी एक्यूटी एंड इक्वेट स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड इंड्योरेंस। तो बेसिकली आपने इसका कॉन्सेप्ट ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि वॉकिंग ऑन क्रचेज इज साइकोमोटर स्किल फॉर अ पेशेंट मस्ट हैव द फिजिकल एबिलिटी। मतलब अब उसने जो क्रचेज है, जो बाल, वो बैसाखियां बैसाखियों पे कोई बंदा चल रहा है, तो उसके पास अगर इतनी मतलब साइकोमोटर एबिलिटी होगी, उसके पास स्किल होगी, तभी तो वो इसके लिए रेडी होगा, उस पे वो चल पाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से मतलब कि उन्होंने, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क में आप लिखते हैं कि सिंपल टास्क जो है ना, आपने सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है जो आपको मैं बता रही हूँ, आप वो सुने, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क में, आपने दो बातें करनी है। अगर तो कम्प्लेक्स टास्क होगा तो उसको कम फिजिकल मतलब के स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, लेकिन अगर उसका टास्क जो है वो ज्यादा कम्प्लेक्स है, तो उसको जाहिर है उसको ज्यादा मतलब के एबिलिटीज की जरूरत होगी, और ज्यादा मतलब उसको फिजिकल रेडीनेस चाहिए होती है। तो ये ही बस इसका सिंपल मीनिंग इसका ये है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क हमारा हो गया है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट में आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि अगर आपका मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो आप उसमें अच्छा लर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर अच्छी कंडीशंस होंगी, आपका प्रॉपर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, प्रॉपर लाइट होगी, प्रॉपर टेम्परेचर होगा, तो आप अच्छा लर्न कर पाओगे, ठीक है। बस ये दो बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस अगर अच्छा होगा आपका, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आप अच्छा लर्न कर पाओगे। अगर आपका हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं होगा, आप लर्न अच्छा नहीं कर पाओगे। बस सिंपल। अगर इलनेस होगी तो क्या होगा, आप फटीग्ड होगे, आपकी लर्नर की एबिलिटी पार्टिसिपेट करने की कम हो जाएगी। लेकिन अगर हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा तो आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, आप जो है वो प्रॉपर वर्क कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल रेडीनेस। इमोशनल रेडीनेस के अंदर आता है, इमोशनल रेडीनेस का मतलब होता है कि इमोशनली जो है ना वो लर्नर प्रिपेयर हो, इंगेज होने के लिए और न्यू नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एंजाइटी लेवल आ जाता है। इसमें भी दो बातें आपने करनी है एंजाइटी लेवल में भी। अगर तो आपका एंजाइटी लेवल जो है वो हाई होगा तो उससे लर्निंग आपकी ब्लॉक होगी, अगर लेवल कम होगा तो आपकी लर्निंग एनहांस होगी, ठीक है। उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर के अंदर क्या होगा बेसिकली, जेंडर के अंदर उन्होंने कहा जो वुमेन होती है ना वो ज्यादा रिसेप्टिव होती हैं मेडिकल केयर में, और और कम रिस्क पे होती हैं। मतलब कि जो मेन होते हैं ना वो ज्यादातर मतलब हेल्थ के रिस्क पे होते हैं देन फीमेल। तो सिंपल सा आपने जो है ना जेंडर का ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। उसके बाद आगे क्या होता है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में यही है कि अगर आपकी इंकरेजमेंट हो रही है, आपको आपके फैमिली मेंबर्स इंकरेज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपकी अच्छी मतलब कि लर्निंग होगी। लेकिन अगर वो आपको इंकरेज नहीं कर रहे तो आपकी लर्निंग जो है वो क्या होगी, मतलब बेस्ट लर्निंग नहीं होगी। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है रीचेबल मूवमेंट। इसके अंदर टीचेबल, इसके अंदर आता है कि रीचेबल मूवमेंट। रीचेबल मूवमेंट वो टाइम होता है जब एक नर्स जो है वो कनेक्ट होती है क्लाइंट के साथ ट्रूली डायरेक्टली, ठीक है, मीटिंग द इंडिविजुअल ऑन म्यूचुअल टर्म्स, मतलब उसकी प्रॉपर नीड्स को फुलफिल कर रही होती है। अच्छा, ये आपने एक जो है ना टर्म ये भी हाईलाइट कर लेनी है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद आगे आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है आपके इंटरनल और जो इंटरनल और आपके जो एक्सटर्नल ड्राइव है लर्न करने की, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी इंटरनल ड्राइव तो आप बेस्ट मोटिवेटेड होगे लर्न करने के लिए। अगर वो वीक होगी तो आप जो लोग जो लर्न अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है इसका नेक्स्ट के रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्या होता है। टेकिंग रिस्क इज इंट्रिंसिक इन द एक्टिविटीज पीपल, मतलब कि रिस्क टेकिंग का मतलब होता है जो विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स और फेस अनसर्टेनिटी। तो जो इस चीज को मतलब अडॉप्ट करेगा अच्छे से, वो बहुत ज्यादा अच्छा चीजों को न्यू न्यू लर्न करेगा। लेकिन जो जिसमें मतलब ये एबिलिटी कम होगी वो कम लर्न कर पाएगा। उसके बाद आता है फ्रेम ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है पॉजिटिव या फिर जो नेगेटिव माइंड सेट होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ओपन लर्निंग को, ठीक है, ओपननेस लर्निंग को। तो यही है कि अगर आपका ओपन माइंडेड होंगे आप तो आप बेस्ट लर्न करोगे। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब कि जो लोग होते हैं ना बेस्ट लर्न करने वाले, यानी कि जो अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसके बाद आता है एक्सपीरियंशियल रेडीनेस। एक्सपीरियंशियल रेडीनेस का मतलब होता है लर्नर के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं लर्निंग के साथ, जिसमें फोर एलिमेंट होते हैं, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, पास्ट कॉपिंग मैकेनिज्म, कल्चरल बैकग्राउंड और लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक्सपीरियंशियल रेडीनेस वाला। ठीक हो गया, अब हम लोग जो है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंशियल रेडीनेस क्या होती है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या होता है बेसिकली, मैं इसके बारे में आपको कंसेप्ट बताती हूँ। लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो होता है ना,
इसका मतलब होता है कि आप कितने गोल ओरिएंटेड हो। ठीक है, कि लर्नर कितना गोल ओरिएंटेड है। तो वो जितना गोल ओरिएंटेड होगा उतनी ही उसकी लर्निंग अच्छी होगी। To the extent to which someone is driven to achieve is related to the type of short and long term goals। वही गोल्स की बात हो रही है। तो आपने जस्ट यहाँ पे यही याद रखना है कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन का मतलब होगा कि एक लर्नर जो है वो कितना गोल ओरिएंटेड है। जितना गोल ओरिएंटेड होगा उतना ही वो मतलब कि एम्बिगुअस होगा। ठीक है, बेस्ट लर्न करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर पास्ट कोपिंग मैकेनिज्म्स। पास्ट कोपिंग मैकेनिज्म्स का मतलब होता है कि जो एजुकेटर है वो एक्सप्लोर करेगा कोपिंग मैकेनिज्म्स को। और पास्ट कॉपिंग मैकेनिज्म्स में यही आ जाता है कि किस तरह से एक पर्सन जो है वो हैंडल करेगा एक चैलेंज। किस तरह से एक जो पर्सन है उसने पहले मतलब इस चैलेंज को कैसे हैंडल किया था, तो उसके पास्ट कॉपिंग मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। तो उसके थ्रू अगर उसने बेस्ट हैंडल तब किया था तो अभी भी वो बेस्ट मतलब कि लर्न कर सकता है उस बेस पे। अच्छा, एक जो पिछले पीछे में मतलब कि डेवलपमेंटल स्टेज आ जाती है। ये भी उसके अंदर ही था जो हमने पहले रेडीनेस की टाइप पढ़ी है, मतलब इमोशनल रेडीनेस के अंदर ही। डेवलपमेंटल स्टेज इसका मतलब वो होता है कि वो एज या मेच्योरिटी लेवल जो इन्फ्लुएंस करती है इमोशनल रेडीनेस टू लर्न, रिस्पॉन्स टू लर्न को। ठीक है, इसमें एक टीचेबल मूवमेंट आ जाता है। टीचेबल मूवमेंट को भी आपने अंडरलाइन कर लेना कि ये क्या होता है कि मतलब ईच टास्क विद ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोड्यूस स्पेसिफिक टाइम फॉर रेडीनेस टू लर्न। उसे हम कहते हैं टीचेबल मूवमेंट, यानी कि जब वो बिल्कुल रेडी होता है लर्न करने के लिए। सॉरी, ये पहले रह गया था तो अभी मुझे जरा वो स्किप हो गया था मुझसे, इसलिए मैंने आपको दोबारा करवा दिया। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है कल्चरल बैकग्राउंड। ये हम ना इमोशनल जो हमारे पास है ना एक्सपीरियंशियल रेडीनेस उसकी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ये। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आता है कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, मतलब बिलीव्स वैल्यूज और ट्रेडिशंस जो कि आपकी लर्निंग अप्रोच को जो है ना वो क्या करते हैं, शेप देते हैं, उसको हम कहते हैं कल्चरल बैकग्राउंड। ठीक है, तो जितना कोई सेंसिटिव होगा इससे उतना ही मतलब उसकी लर्निंग जो है वो उस हिसाब से इफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने इसके अंदर डिस्क्राइब कर देनी है। मतलब कि अगर वो बेस्ट उसकी वैल्यूज बिलीव्स पे वो बिलीव करता है तो वो उसकी लर्निंग जो है ना उसके हिसाब से प्रमोट होगी। ठीक है, और जो बिलीव नहीं करता उसकी लर्निंग जो है उससे इफेक्ट होगी। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है इसका नेक्स्ट लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है बेसिकली, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि वेदर द लर्नर बिलीव्स दे कैन कंट्रोल देयर लर्निंग आउटकम्स। मतलब कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल दो तरह से आते हैं। मतलब लर्नर जो है वो ये बिलीफ रखे कि क्या मैं अपनी लर्निंग आउटकम्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसका ये जो मतलब कि बिलीफ है ना इसको हम कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। ये इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी। इंटरनल का मतलब होता है जब लर्नर जो है ना वो फील करता है एक नीड को के टू नो अबाउट समथिंग। ठीक है, मतलब वो खुद से ये चीज फील करता है। और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक्सटर्नली उसे कोई मोटिवेट कर रहा है कि उसे ये काम करना चाहिए, तो दैट इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले पीपल होते हैं वो ज्यादा अच्छा लर्न करेंगे। एक्सटर्नल वाले जो होते हैं वो इतना अच्छा लर्न नहीं करते क्योंकि उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है। लेकिन जो इंटरनल इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग होते हैं वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। वो हर काम अपने मतलब के खुद से करते हैं। ठीक है, किसी के कहने से नहीं करते, वो मोटिवेट किसी के कहने से नहीं होते। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है नॉलेज रेडीनेस। नॉलेज रेडीनेस का मतलब ये नेक्स्ट हमारा जो है ना फोर्थ लेवल पे पीक के जो है ना वो स्टार्ट होने मतलब के नॉलेज रेडीनेस अब पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब होता है उसकी नॉलेज का मतलब ये है कि इसमें दो चीजों की आपने बात करनी है, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की। ठीक है, लर्न करने की, उसको हम कहते हैं नॉलेज रेडीनेस। रेफर्स टू द लर्नर्स present knowledge base the level of cognitive ability the existence of any learning disability that is called नॉलेज रेडीनेस। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है प्रेजेंट नॉलेज बेस। इसका मतलब होता है कि व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज, पहले से वो क्या जानता है उसको कहते हैं प्रेजेंट नॉलेज बेस। ठीक है, स्पेसिफिक और हाउ प्रोफिशिएंट मतलब जब उसे पहले से उसे पता होगा अब वो उसे न्यू नॉलेज इनहांस करने में फिर आसानी होगी कि मुझे पहले से क्या पता है, मैंने न्यू क्या लर्न करना है। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट नॉलेज बेस। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी आ जाती है। मतलब कि उसकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है अंडरस्टैंड करने की, एनालाइज करने की, रिमेंबर करने की, उसको कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतना ही अच्छे से लर्न करेगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है, आपने इसकी डिटेल नहीं इतनी करनी, बस थोड़ा थोड़ा इसमें से आपने रीड करना है। उसके बाद लास्ट वाला हमारा है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल क्या होता है बेसिकली, लर्निंग स्टाइल मतलब वो कोई भी हो सकता है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक प्रेफरेंसेस जो हमने पहले पढ़ ली हैं उसमें से कोई भी लर्निंग स्टाइल जो है ना लर्नर वो अडॉप्ट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग एनहांस होगी अगर वो उसको अडॉप्ट प्रॉपर करेगा। और अगर नहीं करेगा उसको तो वो क्या होगा, उसकी लर्निंग इफेक्ट होगी। दैट इज कॉल्ड लर्निंग स्टाइल। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमने बुक से कर लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है अपने जो टू ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कंटेंट ये वो अब हम कवर करते हैं।
डिवेल्प अ फ्रेमवर्क टू असेस द लर्निंग नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ अ टारगेट ग्रुप। ये पढ़ेंगे आज हम लोग, और साथ ही जो है ना सेकंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, एनालाइज द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। ठीक है, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है डिवेल्प अ फ्रेमवर्क टू असेस द लर्निंग नीड्स। इससे पहले हम लोग जो है ना वो आपके बुक से सारा कंटेंट ये कवर कर चुके हैं, लर्निंग नीड्स वाला भी, जो लर्निंग नीड्स की डेफिनेशन और इसकी मतलब के डिटर्मिनेंट्स ये आपकी बुक से कवर हो चुके हैं। ये नोट्स में आपके साथ जो आज मैं जो दो आपको कंटेंट के क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये आपके ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से सुनने हैं, ठीक हो गया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपके कंटेंट में इंक्लूड है तो मैं आपको ये करवा रही हूँ। उसके बाद इसके स्टेप इंपॉर्टेंट थे इन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स, जो कि आपकी बुक से मैंने करवा दी हैं। ठीक है, हो गया, ये भी हो गए। उसके बाद अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट मूव करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था हमारा फ्रेमवर्क टू असेस लर्निंग नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ अ टारगेट ग्रुप। इसके क्या फ्रेमवर्क है, मतलब कौन कौन से स्टेप हैं जो हम लोग मतलब के डिवेल्प करते हैं लर्निंग नीड्स को और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं टारगेट ग्रुप उसको असेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टारगेट ग्रुप है हमारे पास एक, तो हम उस ग्रुप को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जिसमें उसका डेमोग्राफिक यानी कि उसका एज, जेंडर, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, एजुकेशन, ये सारा कुछ आ जाएगा। उसके अलावा उसका हेल्थ स्टेटस जो है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और उसका इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें हमने टारगेट ग्रुप के अंदर जब हमने डिफाइन करना है टारगेट ग्रुप, तो उसके अंदर हमने ये सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे सेकंड नंबर पे स्टेप आ जाता है एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव फॉर द असेसमेंट। इसमें हमने क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव्स हम तब डेवलप करते हैं कि हमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नॉलेज के गैप्स को, एटीट्यूड्स को और बिहेवियर्स को। उसके अलावा फिर उसके बाद जो बैरियर्स आ रहे हैं लर्निंग में उसको हम लोग डिटरमिन करेंगे। जब ये चीजें हमारे सामने होंगी तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग असेस करेंगे ना एक टारगेट ग्रुप का की लर्निंग नीड्स को। ठीक है, तो ये आ जाएंगी ऑब्जेक्टिव्स के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो फर्दर सब स्टेप्स हैं। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड द ग्रुप स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रायोरिटीज। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है डाटा कलेक्शन मेथड, जो कि हमने बुक से भी पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था सर्वेज है, क्वेश्चनेयर है, फोकस ग्रुप है। ये सारे आप लोग पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, बुक से, इसलिए मैंने आपको बुक से पहले चैप्टर कवर करवाया था। जब ये ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे तो ये उसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो डाटा कलेक्शन मेथड्स में हम डाटा कलेक्शन मेथड्स की बात करेंगे कि बहुत सारे डाटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं, जैसे सर्वेज है, ये क्वेश्चनेयर है। क्वेश्चनेयर्स का मैंने आपको बताया था कि ये चेकलिस्ट टाइप का एक क्वेश्चनेयर होता है जिससे हम लोग लर्निंग नीड्स को असेस करते हैं। देन फोकस ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो प्रॉब्लम्स को मिलके जो है ना वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ग्रुप के अंदर। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग जो फोकस ग्रुप है इसमें क्वालिटेटिव इंसाइट्स जो होती है ना, बेसिकली ये जो सारे मेथड्स हैं ना आपके पास ये क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन के होते हैं। ठीक है, सर्वेज, क्वेश्चनियर्स, फोकस ग्रुप्स और इंटरव्यूज वगैरह। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव के अंदर आते हैं। ठीक हो गया, अच्छा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्थ असेसमेंट भी करेंगे डाटा कलेक्शन के अंदर, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो भी डाटा असेस कर सकते हैं हेल्थ असेसमेंट के थ्रू। हेल्थ असेसमेंट हम क्यों करेंगे, ताकि हम लोग उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसके लाइफस्टाइल फैक्टर वगैरह, उसकी क्लिनिकल मेजरमेंट वगैरह जो है ना ये सारा कुछ ले सकें, इसलिए हम लोग उसकी जो है ना हेल्थ असेसमेंट करते हैं फोकस ग्रुप्स की। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी नीड असेसमेंट प्रोसेस और टूल्स। तो ये तो जस्ट एक पिक्चर ही है जो आपके सामने मतलब कि दिखाई गई है। ये वही है जो हमने ऊपर सारा पढ़ लिया, डाटा एनालिसिस, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर, फोकस ग्रुप्स वगैरह। फोकस ग्रुप क्या होता है बेसिकली, कि जिसमें इंटरेक्टिव सेशन होता है जिसमें हम लोग इनपुट नीड्स वगैरह मतलब कि नीड्स वगैरह को असेस करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, और कुछ टूल्स वगैरह जो वैलिडेटेड टूल्स होते हैं डाटा के उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फोकस ग्रुप है जो आप पिक्चर के अंदर देख भी रहे हैं। इन पर्सन के थ्रू यानी कि हम लोग डायरेक्टली पर्सन से भी डाटा ले सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कोई केस वगैरह यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टोरीज वगैरह यूज कर सकते हैं ऑफ हाउ फ्यूचर स्पेस विल बी यूज्ड। और इसी तरह हम लोग जो है वो ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डाटा एनालिसिस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि डाटा एनालिसिस जो होता है वो भी उसके लिए भी हम लोग एक फ्लो चार्ट वगैरह को यूज करके तो डाटा को एनालाइज वगैरह कर सकते हैं। तो ये नीड असेसमेंट का एक प्रोसेस और टूल्स है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे हमारा जो है ना वो आ जाता है फोर्थ स्टेप पे, आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स। जब भी हमें लर्निंग नीड्स को असेस करना होता है तो हमने नॉलेज गैप्स देखने होते हैं, तभी हम देखेंगे कि उसकी कहाँ मतलब लर्निंग में गैप है जो हम फुलफिल मतलब उसको गैप को जो है ना वो खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने स्किल डेफिसिट देखना होता है, हमने प्रैक्टिकल स्किल्स उसकी देखनी होती हैं, जिसमें जैसे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कहाँ पे उसका एरर आ रहा है। ठीक है, जिसको हम मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद एटीट्यूड शिफ्ट नीडेड, मतलब इसके अंदर उसके जो एटीट्यूड्स और बिलीफ्स वगैरह होते हैं उसको हम अवेलुएट करेंगे। ठीक है, कि उसकी वजह से तो नहीं मतलब कि कोई एरर आ रहा। ये लर्निंग नीड्स के अंदर जो है ना हम लोग फर्दर सब स्टेप्स लिख देंगे। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है
हाँ, अच्छा इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है ना, जो आपके सामने ये दिखाया गया है, ये ना अर्ली लर्निंग नीड्स का एक साइकिल है, एक फ्रेमवर्क है। इसमें हम सबसे पहले जो है ना वो रिव्यू करते हैं, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है नंबर 1 पे। ठीक है, रिव्यू करेंगे, गैदर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, मतलब डाटा को इकट्ठा करेंगे सर्वेज इंटरव्यूज के थ्रू। उसके बाद एनालाइज करेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, हो गया, यानी एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज वगैरह बनाएंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हम करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर जो है ना हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जो हमने प्लान बनाया वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको चेक करेंगे, एवेलुएट करेंगे उसको। ठीक है, और एंड पे हमारा फिफ्थ स्टेप होता है लर्निंग नीड्स के असेसमेंट के अंदर। इधर लिखा नहीं हुआ उन्होंने, आई थिंक सो, लेकिन इसमें जो है ना वो एक और स्टेप आता है जिसमें हम लोग अर्ली लर्निंग नीड्स को असेस करते होते हैं, जो कि आपका यही वाला साइकिल जो है ना यहाँ से फिर से अगेन ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये टोटल जो है ना आपके पास 1 2 3 एंड 4, ये 4 स्टेप्स हैं जो कि अर्ली लर्निंग नीड्स के असेसमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ये इम्प्लीमेंट एंड रिफ्लेक्ट है, तो यहाँ पे आप लोग एक और स्टेप भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें हम लोग एंड पे जो है ना वो क्या करते हैं, अवेलुएट करते हैं। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन के अंदर अवेलुएशन ही आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट आ जाता है डिटरमिन द हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसमें हमने हेल्थ डाटा को एनालाइज करना होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स हेल्थ के वो मतलब के डिफाइन करने होते हैं, और जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं बिहेवियरल और इन्वायरमेंटल वगैरह उनको असेस करना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले तो आपने इसके स्टेप याद रखने हैं, और उसके बाद अंदर से 2 से 3 पॉइंट आप लोगों ने लिख देने हैं। उसके बाद आगे आता है सिक्स्थ पे, एनालाइज बैरियर्स टू लर्निंग। बैरियर्स के अंदर क्या है कि अगर उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो इलिटरेसी उसकी हो सकती है, मतलब कि लिमिटेड एबिलिटी है उसकी अंडरस्टैंड करने की मेडिकल एजुकेशन प्रॉब्लम्स को, उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी है। ठीक है, वो मतलब उसको अपने नॉर्म्स और वैल्यूज के अंदर अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर अगर नहीं मिल रही, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है उसके लर्निंग के अंदर। इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब कल्चरल सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए उसको पढ़ाया नहीं जा रहा या उसको टीच नहीं किया जा रहा, तो ये सारा कुछ मतलब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास आता है प्रायोरिटाइज फाइंडिंग्स। इसमें क्या होता है कि हमने रैंक करना होता है लर्निंग नीड्स को। ठीक हो गया, और हमारे जो ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट फोकस है, हमारे जो एरियाज होते हैं उस पर हमने मतलब प्रॉपर फोकस करना होता है। उसके बाद होता है डिवेल्प अ प्लान फॉर एक्शन। इसका मतलब होता है कि हमने जो एक प्लान जो है ना वो डेवलप करना होता है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन परफॉर्म करें। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, जैसे वर्कशॉप वगैरह वो हम कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कम्युनिटी इवेंट्स अरेंज करवा सकते हैं। उसके बाद आता है वैल्यूएट एंड एडजस्ट। इसमें जो है ना प्री और पोस्ट टेस्टिंग आ जाती है, प्री और पोस्ट इंटरवेंशन, जो हमने पहले भी पढ़ा था ना कि प्री और पोस्ट टेस्ट होते हैं वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट के लिए, तो वही चीज इसके अंदर भी आ जाती है। इससे हम क्या करते हैं, फीडबैक जो है ना लेने के लिए, आपको पता है प्री और पोस्ट टेस्ट होते हैं, वो हम फीडबैक लेने के लिए पार्टिसिपेंट से लेते हैं। तो वही इसके अंदर आ जाएगा कि अवेलुएट एंड एडजस्ट में हम लोग प्री और पोस्ट इंटरवेंशन असेसमेंट करेंगे, ताकि हम लोग आउटकम्स को मेजर कर सकें और फीडबैक ले सकें पार्टिसिपेंट से। उसके बाद आता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव, एनालाइज द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। इसमें जो है ना सबसे पहले हमने एक क्राइटेरिया जो होता है ना वो स्टेब्लिश करना होता है। वो किस बेस पे करना होता है, सेवेरिटी के बेस पे करना होता है हमने, और नंबर ऑफ पीपल जो अफेक्ट हुए हैं, और अर्जेंसी ऑफ इंटरवेंशन। अर्जेंसी ऑफ इंटरवेंशन की बेस पे हमें क्या करना होता है, एक प्रायोरिटी क्राइटेरिया जो होता है ना वो सेट करना होता है हमने। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिजिबिलिटी ऑफ इंटरवेंशन भी हमने देखनी होती है इसके अंदर। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ पोटेंशियल सोल्यूशन, जो हमने सोल्यूशन बनाया उसको देखना है हमने कि वो कितना इफेक्टिव है। और कम्युनिटी कंसर्न एंड रेडीनेस फॉर चेंज, ये चीजें जो होती हैं ना ये हमने प्रायोरिटाइज क्राइटेरिया के अंदर जो है ना वो इंक्लूड करनी होती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि एक प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स यूज करना होता है हमने। मतलब कि हमने क्या करना होता है, स्कोर देना होता है हर एक प्रॉब्लम को। जो हमने क्राइटेरिया बनाया होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्कोरिंग करेंगे ताकि हम उसको प्रायोरिटाइज कर सकें प्रॉब्लम को। उसके बाद आता है रैंक प्रॉब्लम्स। अब हमने जो है ना वो टॉप टू द मतलब हाईएस्ट लोएस्ट जिस तरह होता है उस तरह से हमने उसको रैंक देना होता है इसके अंदर। ठीक है, बेस्ड ऑन टोटल स्कोर फ्रॉम द प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स रैंक द प्रॉब्लम फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी। इस तरह से हमने उसको जो है ना रैंकिंग देनी है प्रॉब्लम को। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या होता है, अब हमने एनालाइज करना होता है प्रॉब्लम्स को, जो कि हम लोग जो है ना ईच हाईएस्ट प्रॉब्लम जो है ना
उसको पहले रखेंगे फिर देन लोएस्ट प्रॉब्लम को। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टॉप टू लोएस्ट जो है ना उसकी तरफ मूव करेंगे एनालाइज करने के लिए प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स को। पहले प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, देन उसका रूट कॉज जो है ना उसको एनालाइज करेंगे, देन हम लोग इम्पैक्ट को असेस करेंगे, उसके बाद रिसोर्स एवेल्युएशन करेंगे और स्केच होल्डर जो होते हैं उनको एनालाइज करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ कि प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने में क्या होता है। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने का मतलब होता है कि मसले का वाज़ेह और जो मुकम्मल बयान है वो हमने पहले बता देने कि ये मसला आ रहा है हमारा, ठीक है। रूट कॉज एनालिसिस में जो होता है ना, इसकी हम लोग देखते हैं कि इसका कॉज क्या है। इम्पैक्ट के अंदर आता है कि ये समझना है कि इस मसले का कितना असर है, यानी कि सेहत पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे वगैरह पे, मतलब इस इशू का क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो हमने देखना होता है। देन रिसोर्स एवेल्युएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ठीक है। स्केच होल्डर एनालिसिस में आता है कि कौन कौन इस प्रॉब्लम से मुतासिर है और कौन इसका सोल्यूशन में जो है ना वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है स्केच होल्डर एनालिसिस में ये चीज। उसके बाद आगे हमारा आता है डेवलप इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। अच्छा, इसके लिए क्या होता है बेसिकली कि हमने हर एनालाइज जो प्रॉब्लम एनालाइज किया है उसका हम पोटेंशियल पर्पस देखेंगे, इंटरवेंशंस देखेंगे, ठीक है। पर्पस, पोटेंशियल, इंटरवेंशंस, एवेलुएट द फिजिबिलिटी एंड पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ ईच इंटरवेंशन। और देखेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स आ रहे हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने में। उन सब चीज़ों को जो है ना हमने इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज के अंदर ये इंटरवेंशन के अंदर जो है ना वो डिस्क्राइब करना होता है ताकि हम लोग उसको इंटरवेन कर सकें, उन प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर सकें। तो हमने इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्रिएट एक्शन प्लान्स। इसमें हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड करने होते हैं, टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारा कुछ हमने अपने एक्शन प्लान में इंक्लूड करना होता है। जो हमारे पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं वो उसको हमने नेम मेंशन करने होते हैं उनके, और अवेलुएट करना होता है हमने मैट्रिक्स को, जो हमने ऊपर प्रायोरिटाइजेशन क्राइटेरिया बनाया उसको अवेलुएट करना है। उसके बाद आता है हमारे पास रिव्यू एंड एडजस्ट। इससे क्या होता है कि हम रीअसेस कर सकें जो भी प्रायोरिटीज हमने बनाई हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अवेलुएट कर सके इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन को और एडजस्ट कर सके स्ट्रेटजीज को एज नीडेड ऑन आउटकम, बेस्ड ऑन आउटकम्स एंड चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका जो था वो इतना ही था, मतलब कंप्लीट हो जाता है यहीं पे इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव। इससे इस फ्रेमवर्क के थ्रू जो है ना आप लोग एड्रेस कर सकते हो मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम को पहले सबसे, और रिसोर्सेज जो होते हैं उसको इफेक्टिवली जो है ना वो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो ताकि आपकी हेल्थ आउटकम इंप्रूव हो और आपकी लर्निंग नीड्स होती हैं टू योर टारगेट ग्रुप वो मीट हो। ठीक हो गया। तो यही आपका आज के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। छोटा सा लेक्चर था, आपका बहुत ईजी है। किसी को कुछ भी ना समझ आए तो उसने ग्रुप में फौरन से मुझसे पूछ लेना है। तो आपका आज यूनिट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये यूनिट्स के जो नोट्स हैं वो आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट जो है वो हम अपने नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। ओके, तो अल्लाह हाफिज बच्चों।